नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में। और अब हम बात करेंगे भिवानी की। बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने एक बार फिर अपनी सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। सांसद का कहना है कि समय रहते उनकी मांग पर जांच होती तो भिवानी नगर परिषद में करोड़ों रुपयों के घोटाले न होते। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। भिवानी नगर परिषद में करोड़ों रुपए का चेक घोटाला सामने आया, जिसके आरोप में नगर परिषद के चेयरमैन, ईओ और एक बैंक मैनेजर समेत 10 लोग गिरफ्तार हुए। अभी इस मामले की जांच चल ही रही थी कि करोड़ों रुपए का फर्जी रसीद घोटाला भी सामने आ गया, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं अभी जमीन घोटाले सहित कई योजनाओं की जाँच की मांग को लेकर विपक्ष, सामाजिक संगठन हर रोज सड़क पर उतरकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच जब सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जिला निगरानी कमेटी की बैठक लेने पहुंचे नगर परिषद में करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर सांसद धर्मवीर सिंह ने सिस्टम पर सवाल उठाए। इसलिए दोबारा से आदेश दिया है कि उसकी इंक्वायरी स्टेट विजिलेंस से करवाओ, चाहे वो किसी प्रकार के काम हो पिछले 5 साल में, इसमें चाहे वो अमृत योजना हो, दूसरे काम हो, तीसरे काम हो। और केवल यही नहीं, बाकी के भी विभागों की जहाँ जहाँ भी हमें इस प्रकार की नज़र आ रही है, खासकर मनरेगा है, क्योंकि हमने पलवल और मेवात की कई बार खबरों में सुनते हैं कि वहाँ इस प्रकार की अनियमितताएँ हैं, यहाँ पर भी वो ना हो। इसलिए हमको टेक्निकल स्टाफ की कमेटी बनाएंगे ताकि हर वर्ग को देख सकें। हालांकि उनकी ओर से बयानों में ये बात कह तो दी गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इसका क्या कुछ निकल कर सामने आता है। चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एक तरफ जहां पर सीआईएसएफ की बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया, तो दूसरी तरफ बारामूला सुंजवा में आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। जम्मू कश्मीर में आतंक का साया लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार आतंकियों को सफाया किया जा रहा है। जम्मू के चड्डा कैंप के पास सुबह करीब 4:15 बजे सीआईएसएफ के 15 जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। सीआईएसएफ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि कार्रवाई के दौरान सीआईएसएफ के एक एएसआई शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक ये जवान सुजवा में हुए हमले में मदद के लिए जा रहे थे। दरअसल सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि पीएम के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आतंकी हैं। इस सूचना के बाद गुरुवार शाम से ही जम्मू पुलिस ने सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर शहर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए। ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी ऑपरेशन के दौरान जम्मू के भाटंडी इलाके में सीआईएसएफ के जवानों को ले जा रही एक बस पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और 2 आतंकियों को मार गिराया गया। ये दोनों ही आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे और इनका मकसद किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप पर अटैक करने का था। तो सुरक्षा बलों की ओर से यहां पर आतंकियों को ढेर किया गया है और अभी भी सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक बार फिर से फायरिंग हुई है। रोहिणी कोर्ट परिसर के बाहर एक वकील पर गोली चलाई गई। फिलहाल मौके पर पहुंच पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन क्या कुछ है पूरा वाकया दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट। दिल्ली की रोहिणी अदालत में फायरिंग हुई। सुबह सिक्योरिटी चेक के दौरान कुछ वकीलों का अदालत में तैनात नागालैंड पुलिस के सुरक्षा कर्मी से झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के दौरान की नागालैंड पुलिस के सुरक्षा कर्मी से गोली चल गई। हालांकि गोली किसी को लगी नहीं। पुलिस के अनुसार सिक्योरिटी चेक के दौरान कुछ वकीलों का वहां तैनात सुरक्षा कर्मी से विवाद हुआ। पूरी घटना कोर्ट के गेट नंबर 5 की है। रोहिणी कोर्ट के निश्चित गेट से एक शख्स परिसर में जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान सुरक्षा कर्मी ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन मामला बढ़ने के कारण दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। फिलहाल गोली कैसे चली है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार अदालत में तैनात पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की थी। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली की अदालत में गोली चलने की घटनाएं सामने आई हैं। बता दें नवंबर 2019 को 30 हजारी कोर्ट के परिसर में कैदी लॉकअप के सामने गाड़ी खड़ी करने के मुद्दे पर वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई थी। झड़प के बाद परिसर में एक वकील को गोली लगी थी और पूरा बवाल हुआ था। तो ये कोई पहला वाक्य नहीं है जब इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया हो। इससे पहले भी रोहिणी कोर्ट में कुछ इसी तरीके से बदमाशों ने कोहराम मचाया था। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। सोनीपत में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसके बाद पूरे जिले में खौफ का माहौल है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। सोनीपत में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं।
सोनीपत कोर्ट में ही फायरिंग हो गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये हुआ तो क्या हुआ। दरअसल सोनीपत कोर्ट के चैम्बर नंबर 207 के बाहर गोलियां चल गई। इसके बाद मालूम हुआ कि पत्नी की हत्या के मामले में एक मुख्य गवाह था, जिसे बदमाशों ने अपना शिकार बनाया। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। मृतक वेद प्रकाश गांव मुकीनपुर का रहने वाला बताया गया था। गांव की ही रहने वाली कनिका नाम की एक लड़की से वेद प्रकाश ने शादी की थी। कनिका की उसके ही पिता विजयपाल और उसके साथी ने बेरहमी से हत्या कर शव को गंग नहर में फेंक दिया था। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवाया है। कि जब इतनी सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं कि वो सरेआम कोर्ट में ही इस तरह की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाए। तो लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, चिंता का भी ये विषय है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस मामले के दोषियों को कब तक सलाखों के पीछे डाला जाता है। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। सोनीपत कोर्ट परिसर में वकील के चैम्बर के बाहर शख्स की गोली मारकर हत्या के मामले में वकीलों में अब दहशत का माहौल है। दिन दहाड़े हत्या के बाद वकील डरे हुए हैं और इसी का विरोध जताते हुए वकीलों ने वर्क सस्पेंड की भी घोषणा कर दी है। सोनीपत जिला कोर्ट परिसर में गोलियां चलने से सनसनी फैल गई। जिला कोर्ट के चैम्बर नंबर 207 के बाहर वेद प्रकाश नाम के एक शख्स की बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। अब इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सोनीपत कोर्ट में वकीलों ने वर्क सस्पेंड कर दिया है। वकील शुरू से ही पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं और पुलिस का कहना है कि उन्होंने सुरक्षा दी है, लेकिन वकीलों का कहना है कि सुरक्षा होती तो ये वारदात ही सामने नहीं आती। तो सुरक्षा के इंतजाम हम लोगों ने अपने प्राइवेट 4-6 आदमी लगा के इंतजाम कराए हुए हैं कि बाहर के आदमी किसी की गाड़ी रोके, लेकिन उसके अंदर भी उनसे मैन हैंडलिंग हो जाती है कि वी आर हेल्पलेस। हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, ना कोई ऐसा संसाधन है। ये तो पुलिस हमारी मदद करेगी। पुलिस से हमने रिक्वेस्ट करी है कि भाई यहाँ पर मॉर्निंग में 9 से 5 1-4 की गारत दोनों सिक्योरिटी पॉइंट्स पे रहे। सोनीपत जिला बार एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि यहाँ सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है। अब जब तक पुलिस पुख्ता सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी तब तक कोई काम नहीं होगा। तो वकीलों की ओर से वर्क सस्पेंड का ऐलान कर दिया गया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन कैसे वकीलों को समझाता है और कैसे उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता है। रुक करेंगे अब हम अगली खबर का। पलवल शहर में चोर और लुटेरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। दिन दिहाड़े लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। पलवल में आए दिन हो रही लूटपाट की वारदातों से हर कोई सहमा हुआ है। अभी पुलिस पिछली लूटपाट की वारदातों की जांच में ही जुटी थी कि कुछ और कार सवार बदमाशों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर एक और लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। कार सवार बदमाशों ने एक ज्वेलर का अपहरण कर उससे लाखों रुपए की चांदी के गहने और हजारों रुपए की नकदी लूट ली और उसे कार से धक्का देकर फरार हो गए। इस घटना के बाद से बाजार के ज्वेलर्स और शहरवासियों में डर का माहौल पैदा हो गया है और इसीलिए कई ज्वेलर्स ने इकट्ठा होकर डीएसपी सज्जन सिंह से मुलाकात की और लुटेरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। खुद ही आया है तो मैं मथुरा से चांदी लेके आता हूँ यहाँ, और यहाँ से फिर वापस जा रहा था तो रास्ते में किसी अननोन व्हीकल की गाड़ी में बैठा के मेरे से यूपी में जाकर लूट पाया। बाकी मामला अभी वेरीफाई कर रहे हैं तो जाकर पता लग गया हकीकत क्या है। 15 किलो के लगभग चांदी बता रहा है, तो मैं अपने साथ 15 किलो चांदी लेके आया था, उन लोगों को 15 किलो ही वापस लेके जा रहा है। तो 35,000 रुपये कुछ बता रहा है। अभी उसने दरखास्त ही ली है, दरखास्त तो शहर में लुटेरों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि जो भी दोषी है जल्द उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अपराध और लगातार हो रही ऐसी वारदात की घटनाएं थमेंगी कब। रुक करेंगे अब हम अगली खबर का। अंबाला में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। तेज रफ्तार के कारण हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। अंबाला में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार सवार युवक तेज रफ्तार में कार लेकर फरार भी हो गया। मोटरसाइकिल सवार एक कामगार की जान चली गई है तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बता दें कि कामगार अपना काम खत्म कर वापस आ रहे थे, इस दौरान ये हादसा हुआ। आसपास के लोगों ने डायल 112 की मदद से गंभीर रूप से घायल तीनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने बिहार निवासी राहुल को मृत घोषित किया। 2 गंभीर रूप से घायलों का उपचार जारी है जिन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया।
पुलिस ने मामला दर्ज किया, मामले में जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही पुलिस ने फरार कार को मोटर मार्केट से जब्त भी कर लिया है। फिलहाल दुर्घटना में घायल कामगारों के ठेकेदार को हादसे की सूचना दी गई। उसके साथ ही ठेकेदार को मौके पर भेजा गया। ठेकेदार ने बताया कि तीनों मजदूर बखनूर एयरपोर्ट स्टेशन में उनके यहाँ पर काम करते थे। शाम को छुट्टी करके वापस लौट रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। कमलप्रीत सबरवाल, अम्बाला, खबरें अभी तक। इसलिए कहा जाता है कि जल्दबाजी से देर भली और कई बार ये जल्दबाजी लोगों के लिए जानलेवा भी साबित होती है। और चलिए हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में गेहूं की खरीद लगातार जारी है। इसके बाद भी हिसार शहर की अनाज मंडी आज भी खाली पड़ी है, क्योंकि इस बार गेहूं पैदावार बेहद कम हुई है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की खरीद लगातार जारी है। ऐसे में जहां देखो वहीं अनाज मंडियों में गेहूं के ढेर नजर आते हैं। लेकिन इस बीच कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां गेहूं आने का इंतजार अब भी है, जिसकी कुछ तस्वीरें हिसार शहर की अनाज मंडी से सामने आई, जहां पर अनाज मंडी पूरी तरह से खाली दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बेहद ज्यादा है और इसके साथ ही गेहूं की फसल की पैदावार भी इस बार बेहद कम हुई। इसी वजह से किसान स्टॉक भी कर रहे हैं और मंडियों की तरफ रुझान बेहद कम है। गेहूं की कमी की वजह से मंडी में दूसरे राज्यों से आई लेबर भी काफी परेशान है। मंडी में भराई झराई का काम करने वाले पल्लेदारों को काम नहीं मिल रहा और इस वजह से वो काफी परेशान हैं। मंडी में गेहूँ आ रही नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, हम किराया लगा के घर से आते हैं, घर से जाते हैं। 40 रुपया किराया लगता है। घर से रोटी खाएं, घर से चाय पिए और कोई काम नहीं है मंडी से। तो अनाज मंडी अभी भी खाली पड़ी हुई है। अब ऐसे में देखना होगा कब तक इस अनाज मंडी में रौनक वापस लौट आती है। और चलिए हम रुक करेंगे अगली खबर का। बहादुरगढ़ में अधिग्रहित जमीन को रिलीज दिखाकर बेचने वालों को बड़ा झटका दिया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। क्या ये खुलासा दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में पूरी खबर। बहादुरगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अधिकृत जमीन पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी काटने और प्लॉटिंग करने वालों को बड़ा झटका लगा है। अभी तक जिस केस का हवाला देकर जमीन को रिलीज बताया जा रहा था, अब उस केस पर भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। रोहतक के भूमि अधिग्रहण अधिकारी की रिपोर्ट से बहुत कुछ साफ हो चुका है। गिरधारी लाल एंड ब्रदर्स केस में शामिल जमीन रिलीज नहीं हुई है। इस केस का हवाला देकर अधिकृत जमीन का इंतकाल किसानों के नाम करना कानून के खिलाफ बताया गया। सुप्रीम कोर्ट से रिमांड बैंक केस पर फाइनल फैसला हाई कोर्ट को करना है। अगर कोई ऐसी जमीन है जो रिलीज हो गई है, उसके अलावा अगर कोई ऐसी जमीन है जो रिलीज नहीं हुई है, अभी भी हुडा के नाम पे स्टैंड कर रही है, तो उस पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जानी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 25 जनवरी को ही तहसीलदार को एक चिट्ठी लिखकर गिरधारी लाल एंड ब्रदर्स केस में किसानों के नाम वापस के इंतकाल रद्द करने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। HSVP के पत्र में साफ साफ लिखा गया था कि गिरधारी लाल एंड ब्रदर्स केस में शामिल जमीन रिलीज नहीं है। तो कब्जाधारियों के लिए प्रशासन सख्त हो चुका है और प्रशासन की ओर से अब जल्द ही कार्रवाई को अमल में भी लाया जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद के बिजली विभाग में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। जेई ने मीटर लगवाने के एवज में 15,000 की रिश्वत मांगी है। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस का दावा करती हो, लेकिन अधिकारी हैं कि सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ताजा मामला फरीदाबाद के बिजली विभाग से सामने आया। जेई ने मीटर को जल्दी लगवाने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। युवक ने ऑनलाइन 10 किलोवाट का मीटर अप्लाई किया था, जिसके बाद ऑनलाइन पूरी फीस जमा कर दी गई थी और मीटर लगवाने के लिए अप्रूवल भी युवक के पास आ गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जेई साहब मीटर लगवाने की आनाकानी करते रहे और युवक से रिश्वत मांगते रहे। पुलिस ने जेई और एक अन्य साथी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी देखो, हमने एक 10 किलोवाट का एक कनेक्शन अप्लाई करा था और उसके एवज में वो हमने 12 मार्च को अप्लाई करा था। जो कनेक्शन हमारा मतलब सरकार की तरफ से पास भी हो गया था, हमारे फ़ोन पे मैसेज भी आ गया था। लेकिन वो जो हमारे जो जेई साहब हैं, उन्होंने जो डिमांड करी थी हमसे, वो 3,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से डिमांड करी थी। तो रिश्वतखोरी का यहाँ पर मामला सामने आया है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर अमल में लाई जाती है। और चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणवी फिल्मों के मशहूर हास्य कलाकार दरियाव सिंह का निधन हो गया है। पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर।
हरियाणवी फिल्मों के मशहूर हास्य कलाकार दरियाब सिंह मलिक नहीं रहे। 82 साल के दरियाब सिंह मलिक ने अपने पैतृक गांव उगरा खेड़ी में अंतिम सांस ली। सुपरहिट हरियाणवी फिल्म चंद्रावल में हुंडे का रोल निभाने के बाद मलिक ने सफलताओं की बुलंदियां छुई। इसके बाद उन्होंने करीबन 19 हरियाणवी फिल्मों में बतौर हास्य कलाकार अभिनय किया। मलिक के निधन से हरियाणवी फिल्म जगत में उनकी क्षति कभी पूरी नहीं की जा सकती। मलिक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के हाथों राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजे जा चुके थे। उनकी कमी को शायद ही कोई अन्य कलाकार पूरा कर पाए। वो अपनी कला के जरिए राष्ट्रपति अवार्डी भी रहे। उनको बहुत अलग अलग देश दुनिया में अलग अलग मंचों पर सम्मान मिला। उन्होंने यश चोपड़ा प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी फिल्म मेरी डैडी की मारुति में भी बड़े साहब का दमदार अभिनय किया। दरियाब सिंह मलिक का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव उगरा खेड़ी में किया गया। दरियाब सिंह भले अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन जो योगदान उन्होंने हरियाणवी फिल्मी जगत में दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। रुक करेंगे अब हम अगली खबर का। 24 अप्रैल को पानीपत में गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। इसमें 25 एकड़ में 1.5 से 2 लाख संगत के बैठने के लिए अद्वितीय पंडाल बनाया जा रहा है। इस समागम में देश प्रदेश और विदेशों से भी संगत पहुंचेंगी। इसके लिए लगातार न्योते दिए जा रहे हैं। वहीं शुक्रवार को सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने जीटी रोड से लेकर आयोजन स्थल तक सफाई अभियान चलाया। करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया, पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, पानीपत शहरी विधायक प्रमोद वैद और जिला उपायुक्त सुनील सारवान ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संगत इस कार्यक्रम में पहुंचे। सुबह 6 बजे से ही पानीपत के जीटी रोड पर यमुना एनक्लेव के पास बड़ी संख्या में शहरवासी जुटना शुरू हो गए थे। देखते ही देखते यहाँ लोगों का तांता लग गया। हर किसी के हाथ में झाड़ू थी। सांसद, विधायक, डीसी से लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी तक सफाई अभियान की कमान संभाले हुए नजर आए। हर किसी ने श्रद्धा भाव से सफाई अभियान चलाया। जीटी रोड से लेकर आयोजन स्थल तक चप्पे चप्पे को साफ किया गया। तो 400वें प्रकाश उत्सव की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर शहर में सफाई अभियान चलाया गया। बढ़ते हम अगली खबर की ओर। अब नौनिहालों के लिए जल्द वैक्सीनेशन अभियान चल सकते हैं। दरअसल डीसीजीआई ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन पर केंद्र को सिफारिश भेजी है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं। डर है कि कहीं ये कोरोना की चौथी लहर की दस्तक ही ना हो। लेकिन ये वो दौर है जब कोरोना को लेकर नाम मात्र पाबंदियां हैं। हालांकि कुछ राज्यों के कुछ जिलों में पाबंदियों को एक बार फिर से लगाया जा रहा है। तो वहीं इस दौर में स्कूल कॉलेज खुले हैं। भले ही देश की एक बड़ी आबादी को कोरोना का सुरक्षा कवच यानी कि वैक्सीन मिला हो, लेकिन नौनिहालों के लिए अभी भी वैक्सीन का इंतजार है। लेकिन अब माना ये जा रहा है कि इंतजार की घड़ियां अब बस खत्म होने को है। दरअसल देश के औषधि नियामक ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना महामारी से बचाने वाले टीके पर सिफारिश की है। दरअसल कोरोना टीके की बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेक्स वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश दी गई है। तो वहीं स्कूल खुलने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावक तैयार तो हैं, लेकिन कोरोना के संभावित खतरे ने अभिभावकों को डराया है। हालांकि भारत की ओर से वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया गया। अब ऐसे में इंतजार है नौनिहालों के वैक्सीनेशन के शुरू होने का। रुक करेंगे अगली खबर का। देश में एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। एक बार फिर कोरोना डराने लगा है, इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब कोरोना आपके शहर तक भी कभी भी पहुंच सकता है। देखिए 1 मिनट में। देश में कोरोना के बढ़ते मामले फिर चिंता बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 2300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब हर दिन कोरोना के 2000 से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार राज्य सरकारों को लगातार सतर्क रहने के निर्देश दे रही है। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जाहिर की। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी इसे चौथी लहर कहना जल्दबाजी होगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा देश के 9 राज्य के 36 जिलों से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की साप्ताहिक रिपोर्ट के मुताबिक इन जिलों में पॉजिटिविटी दर 5% से भी ज्यादा है।
इन जिलों में नोएडा, दक्षिण दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला शामिल है। तो लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब हम ये समझ रहे थे कि शायद कोरोना हमें अलविदा कह चुका है, तो इस समय और भी ज्यादा जरूरत है ये समझने की कि कोरोना अभी हमारे बीच से नहीं गया है और हमें अभी भी सावधानी बरतनी होगी। रुक करेंगे अगली खबर का। पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है रूस यूक्रेन की जंग पर। सवाल एक ही है कि युद्ध आखिर कब तक चलेगा, लेकिन अब माना जा रहा है कि युद्ध के अंत की तारीख होगी 9 मई 2022। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट में। अगले महीने यानी 9 मई को रूस का सालाना विक्ट्री डे है और उसके लिए मॉस्को के रेड स्क्वायर पर तैयारियां भी तेज है। हर साल विजय दिवस के मौके पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने देश के लोगों को संबोधित किया करते हैं। ऐसे में माना जाता है कि पुतिन इस साल अपने संबोधन में डॉनबास में मिली सफलता को यूक्रेन पर अपनी विजय के तौर पर ऐलान कर सकते हैं। अब इसी के साथ ही माना यह जा रहा है कि 9 मई से पहले दोनों देशों के बीच युद्ध की समाप्ति का ऐलान भी होगा। तो वहीं अब ये देखना होगा कि लगातार रूसी हमलों से त्रस्त यूक्रेन को अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों से आर्थिक और हथियारों की सप्लाई की मदद आ रही है, लेकिन भले ही यूक्रेन को हौसला अमेरिकी मदद से मिल रहा हो, लेकिन 4.5 करोड़ की आबादी वाले देश के तकरीबन 50 लाख नागरिक विदेशों में शरणार्थी बने हैं। वहीं देश में बची 3.5 करोड़ की आबादी पर मौत का डर मंडरा रहा है। खास कर बड़े शहरों में रहने वाले लोग या तो विदेशों में भाग रहे हैं या यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में पनाह ले रहे हैं। तो इस युद्ध की वजह से न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि रूस को भी और दुनिया के तमाम देशों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो जाए। तो तमाम दुनिया देश की खबरों के बारे में आपने जाना, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।